तो भारत में अगर डेथ रेट की तुलना की जाए तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में डेथ रेट काफी कम है। भारत में कोरोना वायरस पर कंट्रोल सबसे बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के रिकॉर्ड में ये बताया बेहतर। फिलहाल दुनिया में प्रति 1 लाख की आबादी पर कोरोना से 4.1 लोगों की मौत हो रही है। भारत में कोरोना से मौत की दर सिर्फ 0.2% है। इटली, स्पेन, फ्रांस में काफी ज्यादा है कोरोना डेथ रेट। कोरोना संक्रमण के बीच भारत के लिए कुछ आंकड़े ना सकारात्मक हैं, बल्कि चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने अब तक पूरी दुनिया में 3,23,285 लोगों की जान ली है। इसमें भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,303 है। अमेरिका में तो भारत में यह मौत का आंकड़ा तब है जबकि देश के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,750 है। राहत की बात की जाए तो ये प्रति लाख आबादी की तुलना में के हिसाब से भारत में डेथ रेट काफी कम है दूसरे मुल्कों की तुलना में। अगर देखा जाए दुनिया के दूसरे देशों में डेथ रेट की अगर बात की जाए तो स्पेन में 59.2, इटली में 52.8, ब्रिटेन में 52.1, फ्रांस में 41.9, अमेरिका में 26.6, जर्मनी में 9.6 और भारत की अगर बात करते हैं तो 0.2, यानी कि 1 से भी कम है। तो ऐसे में भारत के अंदर डेथ रेट काफी कंट्रोल्ड है। अगर अभी देखिए 1,06,000 से ज्यादा के केसेस हैं और मौत 3,303 बताई गई है। ऐसे में जो मौतों का आंकड़ा है वो बेहद कम है और ये एक अच्छा अगर देखा जाए रिकॉर्ड के नजर से अगर देखा जाए तो एक जरूर बेहतर और राहत वाली एक आंकड़ा नजर आता है, क्योंकि दूसरे देशों में देखा जाए तो कोरोना ने भयंकर और बड़ा तबाही मचाई है। कई लोगों की जान ली है, बल्कि लाखों की संख्या में अभी तक जान जा चुकी है। 3 लाख से ज्यादा जानें जा चुकी हैं कोरोना की वजह से। ऐसे में हिंदुस्तान में ये मौत का तांडव फिलहाल कोरोना ने नहीं खेला है। ये आंकड़ों की दृष्टि से डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से बताई गई बात है। तो 25 मई से देश भर में शुरू हो जाएंगी घरेलू उड़ानें। आपको बता दें नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी है। सभी एयरपोर्ट्स को सूचना दे दी गई है। 25 मई से देश भर में घरेलू यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने यह जानकारी दी है और यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अपने अपने जगहों पर फंसे हुए हैं। उन्हें अपने घरों की तरफ जाना है। बहुत से लोगों को बिजनेस मीटिंग करनी है, बहुत से लोगों का काम रुका हुआ है और वो लोग फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते थे। जरूर यहां पर एक रेलवे के ऊपर जो ट्रैफिक है वो कम होगा और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो फ्लाइट से ज्यादातर एयर ट्रेवल करते हैं उन लोगों के लिए जरूरी एक राहत बड़ी खबर होगी। तो फ्लाइट शुरू हो रही है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ये शुरू हो रही हैं। आपको बता दें नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स का शुरू होना देश के उस तबके के लिए जो एयर ट्रेवल पर प्रेफर करता है उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। यकीनन बहुत बड़ी राहत की बात है और साथ में जो एक इकोनॉमी को बूस्टअप करने की बात कही जा रही है और अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए जो सहूलियतें दी गई थी उनके भी सही तरीके से एक्टिवेट होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो फ्लाइट की मंजूरी दी जाती है, डोमेस्टिक फ्लाइट चालू की जाती है और फाइनली वो हो गया है। लेकिन इसमें कई बातें हैं जो जोड़ी गई हैं। एयरपोर्ट पे लोगों की बहुत कड़ी जांच होनी है, सबको बहुत ही सघन स्कैनिंग से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने फ्लाइट के अंदर बैठ पाएंगे। पूरी उनके न सिर्फ फीवर की स्कैनिंग की जाएगी बल्कि कुछ और छोटे मोटे टेस्ट हैं जिनके अभी थोड़ी देर में गाइडलाइन आ जाएंगी कौन कौन से टेस्ट से गुजरना होगा। तो पूरी सुरक्षा के साथ हर उड़ान को सैनिटाइज किया जाएगा, फ्लाइट को अंदर से सैनिटाइज किया जाएगा, उड़ान से पहले भी और जैसे ही वो अपने गंतव्य तक पहुंचती है उसके तुरंत बाद भी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस के साथ में है। सभी एयरलाइंस को कहा गया है कि दिशा निर्देशों का पालन करने में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर एक यात्री की जांच होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि केबिन क्रू की भी सघन चिकित्सकीय जांच होगी और तभी उनको ऑन बोर्ड जाने की परमिशन होगी। तुषार, बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि आप एक बड़े स्तर पर आपको पूरा ट्रैकिंग करनी होगी उन तमाम लोगों की जो बाहर से आ रही हैं और ऐसे में बड़ी समस्या रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। Actually more to the ground, but we have not heard cropping field. In other ways, शेल्टर होम्स ये भी चलाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे वो मजदूर पंजाब से आने वाला हो
राजस्थान अथवा जम्मू कश्मीर से आने वाला हो अथवा हिमाचल प्रदेश से आने वाला हो, गंतव्य स्थान उसका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लेकिन हरियाणा से होकर जाने वाले हर किसी मजदूर की चिंता ये हमने की है। हमने कभी प्रांत को अपनी सीमाओं तक बांधे नहीं रखा, बल्कि हर मजदूर ये हमारा भाई है। हमारा देश एक है, तो एक देश के नाते, एक भाइयों के रूप में हम लोगों ने उनकी सहायता के नाते सहायता की है। और इस समस्या का हल करने के लिए हमको जिस सीमा तक भी जाना पड़ेगा, हम उस सीमा तक जाएंगे। जैसा हमको विदित है कि 18 मई से लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों में बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की ये अनुमति दे दी गई है। हमारे बाजार भी एक सीमा के अंदर खुलने शुरू हुए हैं। हमारी कारखाने, हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको भी हमने खोला है। सेवाएं भी धीरे धीरे शनय शनय वो शुरू की जा रही हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार अर्थव्यवस्था की गाड़ी को अब हरी झंडी दे दी गई है, ताकि हमारे जो व्यवसायी हैं वो अपना काम पुनः प्राप्त करें और उनको सरकारी सहायता की जो भी आवश्यकता है वो भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी जो लोग इस अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सहायता के लिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा पैकेज, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इसकी उन्होंने घोषणा की है। और उस घोषणा के माध्यम से हम लोग अपने इस आत्मनिर्भर भारत के नाते से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किसान, मजदूर, गरीब, व्यवसायी, उद्यमी इसी पैकेज का पूरा लाभ वो पाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और इसके लिए कुछ योजनाएं भी हरियाणा सरकार ने बनाई हैं। उस पैकेज को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं अथवा जिन्होंने पहले लोन लिया है, अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं, अर्थात बैंकों में अपनी मूल राशि की वापसी उन्होंने अभी शुरू नहीं की है, ऐसे सब विद्यार्थियों के शिक्षा ऋण के लिए जो उनका ब्याज दिया जाता है, 3 महीने के इस ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इसमें लगभग 36,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और लगभग 40 करोड़ रुपए का लाभ ये उनको पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किए गए जो मुद्रा लोन है, उसमें भी शिशु लोन इस नाते से एक बहुत बड़ी राशि की जो घोषणा की गई है, उसमें शिशु योजना में 50,000 रुपए तक के लोन की राशि इसको बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल ये नहीं लिया जाएगा और लगभग 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए की कुल ऋण राशि ये हरियाणा सरकार बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इस राशि के लिए 2% का ऋण, इसके ऊपर ब्याज, उसका माफी जो है केंद्र सरकार की ओर से है। हमने ये तय किया है कि केंद्र सरकार के 2% के इस ब्याज की सहायता के साथ साथ हरियाणा भी अपनी ओर से 2% की जो ऋण के ऊपर राशि, इस ब्याज की राशि की सहायता हरियाणा की ओर से की जाएगी। इस प्रकार से इस ऋण पर कुल 4% की राशि का ये लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो गरीब बंधु जो छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंकों के पास DRI की योजना है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 15,000 रुपए का ऋण ये इन लोगों को मिलता है। 4% की ब्याज की राशि होती है। 4% की उसमें ब्याज की राशि में से 2% ब्याज की राशि हरियाणा प्रदेश देगा और इस ऋण को भी बैंकों के माध्यम से 3 लाख लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका भी जो गरीब लोग हैं अपना छोटा मोटा जो काम है, बिजनेस है, उसको वो शुरू कर सकेंगे। व्यवसायों को पुनः प्रारंभ करने के लिए बैंकों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमने देखा है कि बैंक ऋण लेने के लिए आवेदकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का व्यापक इस्तेमाल किया है। हम इस ई-गवर्नेंस को बैंकों के साथ आम आदमी को जोड़ने के लिए इसका भी उपयोग करेंगे और इसके लिए हम एक विशेष पोर्टल बनाने जा रहे हैं।
बैंकों से जो भी सहायता हमको चाहिए किसी भी स्कीम में, जो अन्य स्कीमों के लिए भी जिसका घोषणा बाद में की जाएगी, उसको भी हम उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जो भी बैंक से हम ऋण लेना चाहते हैं, जिस बैंक में हमारा अपना खाता है, उस बैंक को अप्लाई किया जा सकता है। सरकार भी पूरा उस पर ध्यान रखेगी कि जो आवेदन हमारे गरीब लोगों ने किया है, बैंकों ने उनका ऋण उनको पहुंचाया है अथवा नहीं पहुंचाया है, इसकी सारी जानकारी हम लेंगे। इसी प्रकार मैं बहुत ही एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश ये अन्य प्रदेशों की तुलना में, चाहे आर्थिक गतिविधि हो, चाहे कोरोना के साथ लड़ाई हो, इन सब बातों में अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसा मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, उसी बात को दोहरा रहा हूं कि हरियाणा, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, इन सब प्रांतों से हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। आज भी कोरोना के नाते से हमारे यहाँ भी संख्या 942 ये पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें से 601 संख्या ये उसके अंदर से रिकवर हो गई है, अर्थात जिनको अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मात्र 327 लोग ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। 14 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारा जो रिकवरी रेट है ये 63.80 ये है। और हमारे जो टेस्ट है पर मिलियन टेस्ट, यह भी बहुत अच्छी एक संख्या में 3220 टेस्ट हमारे प्रति 10 लाख ये हो गए हैं, जो बहुत से प्रांतों से ये ऊपर हैं। यहाँ का जो हमारा डबलिंग रेट है, अर्थात ये भी एक पैमाना रहता है देश और दुनिया में कि कहाँ पॉजिटिव केस कितने आ रहे हैं। डबलिंग रेट हमारा 15 दिनों के बाद हो गया है। 15 दिन पहले जितने केस थे उससे आज डबल हैं। जो हमारे देश का जो डबलिंग रेट है वो इससे कम है। दुनिया में तो ये डबलिंग रेट बहुत ही कम है। इस नाते से हम अच्छी स्थिति में हैं। हम लोगों ने सुना जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की हैं, उसके ऊपर एक एक करके भारत सरकार काम कर रही है। उसी अनुरूप हरियाणा सरकार भी जितना हमारा हिस्सा होगा, जितना हमारा शेयर होगा, हम उसको बखूबी ये लेने वाले हैं। गरीब लोगों की सहायता के लिए, चाहे उनको ऋण लेने की बात हो अथवा मनरेगा जैसे विषय पर काम देने की बात हो, इसमें भरपूर सहायता केंद्र सरकार से हम लेकर के अपने प्रदेश के लोगों को देने वाले हैं। जैसे उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसमें MSMEs जो हमारे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्यम है और छोटा व्यापारी है, इन सब के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषणा की गई है, उसमें बहुत प्रकार के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बनाया जा रहा है। एक एक योजना। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस वक्त सभी को भरोसा देते हुए कि सभी की मदद की जाएगी। इस मुश्किल के समय में, संकट के समय में किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार सभी के साथ खड़ी है। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों से सुपर साइक्लोन अम्फान टकरा चुका है। बंगाल और उड़ीसा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। 21 साल बाद फिर तूफान से तबाही का खतरा है और बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान तूफान का पहला प्रहार पारादीप पर होगा। आज जहां तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, एनडीआरएफ के डीजी एस प्रधान ने कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है कि बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। अगले कुछ घंटे काफी अहम है क्योंकि करीब 4 घंटे का आसपास का लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी चलेगी। पूरे हालात पर हम नजर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि लैंडफॉल के बाद हमारा काम शुरू होता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही राज्यों पर हमारी नजर बनी हुई है। उड़ीसा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें लगी हुई हैं। एनडीआरएफ के डीजी ने यह भी जानकारी दी है कि टीमों के पास सैटेलाइट संचार सिस्टम है। हमारे पास अत्याधुनिक पेड़ कटाई और खंभों की कटाई के यंत्र हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के अंदर 41 टीमें तैनात हैं। फिलहाल बंगाल में 2 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है, जिनमें से एक टीम अभी कोलकाता में तैनात की जा रही है। तो ये जो तस्वीर है, क्योंकि ये अब से कुछ ही देर पहले की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुपर साइक्लोन है। जितनी तेजी की इसकी जो हवा की रफ्तार है वो इतनी तेज है कि वहां रास्ते में आने वाली किसी भी इमारत या पेड़ को ये गिराने में सक्षम है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस वक्त वहां से विस्थापित किया जा चुका है। जो तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों को विस्थापित किया गया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फिलहाल ये अम्फान जो तूफान है वो तटीय क्षेत्रों पर टकरा चुका है। बंगाल और उड़ीसा सबसे पहले ये पारादीप पर टकराया है और फिलहाल उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में जो तमाम राज्य हैं वहां भी इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। तो अगले 4 घंटे में इसकी लैंडफॉल की जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी।
और कुछ जगहों पर अब चलना शुरू भी हो चुकी है। तो आपको बता रहे कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी और ये स्पीड बढ़ भी सकती है। सुपर साइक्लोन है, रास्ते में आने वाली हर चीज को ये तबाह कर सकता है। तो फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त तैनात हैं और एनडीआरएफ की टीमों का जैसे ही ये तूफान थमेगा, 4 घंटे का बताया जो इसका लैंडफॉल का जो पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद एनडीआरएफ का काम शुरू होगा। ये सुंदरबन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, जहां से ये एक डेल्टा है बल्कि, और सुंदरबन पर सबसे पहले ये टकराया हुआ है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुंदरबन की तस्वीर है। सुंदरबन में टकराने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है, तेज हवाएं हैं और समुद्र के अंदर अगर आप देखें तो आपको हाई टाइड की तस्वीर दिखाई देगी। तो कुछ ही देर में कोलकाता पहुंचेगा अब तूफान अम्फान। ये सुंदरबन की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पर जो तटीय इलाका है वहां पर ये तूफान टकराया है। उड़ीसा होते हुए ये गुजरेगा। तो ये अम्फान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अब दुबई के अबू धाबी में फंसे एक शख्स की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुहार है। लॉकडाउन के कारण 57 दिन से अबू धाबी में फंसे हैं संजय कुमार शर्मा, उत्तराखंड के देहरादून निवासी हैं। संजय कुमार शर्मा और अबू धाबी में रहकर ऑयल फील्ड से जुड़े हैं। संजय कुमार शर्मा, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से संजय शर्मा की गुहार है। हाई ब्लड प्रेशर और अवसाद की शिकायत है मुझको, मेरे पास ना तो दवाइयां हैं और ना ही पैसा है। भारतीय दूतावास ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों के लोगों को लेने से इनकार कर दिया है। भारतीय दूतावास से मेरी बात हुई है, जब तक उत्तराखंड सरकार की ओर से आपको यहां से निकालने की परमिशन नहीं मिलती, ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुझे यहां से निकलने में मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मेरा अबू धाबी का नंबर है, उन्होंने अपना नंबर जारी किया है और पासपोर्ट नंबर भी दिया है। तो ऐसे में ये दरख्वास्त की है, ये उम्मीद जताई है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि वो उनकी मदद करेंगे। तो आपको बता रहे संजीव कुमार शर्मा इनका नाम है और ये फंसे हुए हैं अबू धाबी में, अबू धाबी के रॉयल रिफाइनरी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खुद संजीव कुमार शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। अभी आपने जो दरख्वास्त की है उत्तराखंड के सीएम से, क्या आपको आश्वासन मिला और जो आपकी केंद्र सरकार से भी बात हुई है वो क्या मामला है, जरा तफसील से बताइए। जी, पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं पिछले 57 दिनों से यहाँ आबू धाबी के एक होटल में स्ट्रैंडेड हूँ और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैंने भारतीय दूतावास में बीसीओ मेल लिखे हैं। मैंने बहुत हर जगह, हर क्वार्टर्स में फोन करके अपने बारे में सूचित किया है कि मेरा जॉब जा चुका है। जो भी मेरे पास पैसे थे वो सब मेरे होटल स्टे में खर्च होते जा रहे हैं। एम्बेसी की तरफ से कोई सहायता मुहैया नहीं कराई गई। फिर फाइनली मैं कल एम्बेसी में गया हूं, तब उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड के किसी भी निवासी को हम अब नहीं भेजेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने विदेश मंत्रालय को अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कोई दरखास्त नहीं दी है और दिल्ली सरकार बाहर के राज्यों के लोगों को क्वारंटाइन में रखने के लिए उनके पास में व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो बाहर के लोगों को, दूसरे राज्यों को लोगों को दिल्ली में नहीं ले पाएंगे। मैंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। अब मेरे परिवार के सारे लोग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास में अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और वेरियस जो उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी हमें कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से हमें कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। हमारे पास यहाँ पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और फिर भी मैं तो एक होटल में रुका हुआ हूँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके पास खाने के पैसे भी नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, बीमार हैं। मैं स्वयं उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रॉब्लम है, यहाँ मेरा इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो आपको अभी तक कोई आश्वासन मिला है अब ये जब से आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत से दरख्वास्त की है?
कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको मदद मुहैया हो पाए। हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक मदद पहुंचा पाएं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संजय कुमार हमारे साथ खुद जुड़े हुए थे और उनका कहना था कि उनको एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिली है। उनके साथ और भी वो कुछ लोगों को वहां पर जानते हैं जिनके पास ना तो पैसा है, ना ही खाने के लिए कुछ है और बहुत ही मुश्किल भरे हालात में वहां पर हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की सरकार, देश की सरकार उनके काम का आएगी और उनकी मदद पहुंचाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां एक जिला पंचायत सदस्य मंतोष यादव लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर हर गांव के प्राथमिक विद्यालयों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। लोगों को हर सुविधा पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई गांव के प्रधानों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रधानों का इस तरह से हाथ खड़ा करना ये एक सवाल खड़ा करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी समाजसेवी हैं, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से लगातार लोगों को राशन, फल, सब्जियां बांट रहे हैं। अभी तक करीब 200 क्विंटल राशन बांट चुके जिला पंचायत सदस्य मंतोष यादव।